बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। ज़िंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन अज्जा का परेशान हो जाना। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं अनम खैराज इत्रब फॉर करीमाबाद की जानिब से आप तमाम को आज के इस सेशन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्र दराज मांग कर आए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर आए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। क्या आपने कभी इस लफ्ज़ ज़िंदगी के मानी तलाश करने की कोशिश की है? ज़िंदगी क्या है? क्या कभी ये आपने सोचा है? चलिए आज हम साथ मिलकर सोचते हैं, और इसी रास्ते में हमारे साथ इतरब के 2 स्कॉलर्स भी मौजूद हैं जो कि इस सिलसिले में अपना पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर करेंगे। अमरीन पीर भाई और अताश सावजा। खुश आमदीद अमरीन आपा। Thank you for having me. Amreen Pir Bhai has completed her Masters in Education and MA Masters in Gender and International Development from Institute of Education, University College London. आपा इतरब के साथ पिछले 21 सालों से मुंसलिक हैं और सन 2013 से आप स्टेप प्रोग्राम की एकेडमिक डायरेक्टर हैं। अमरीन आपा के साथ ही हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अताश सर। Atash Savja has completed his MBA from IBA Karachi. He has completed his second master's MA in Muslim cultures from AKU ISMC. Currently, he is a PhD scholar at Boston University. आप सन 2011 से इतरब में अलवाज़ हैं और हाल ही में आप इतरब में स्पेशल प्रोग्राम लीड के ओहदे पर काम कर रहे हैं। सर, आज की इस गुफ्तगू में खुश आमदीद। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन की तरफ। मीनिंग मेकिंग की आखिर क्यों ज़रूरत है, और हर कोई क्यों मीनिंग मेकिंग के पीछे मतलब इतना सोचता है? अनम, ये बहुत ऑब्वियस सवाल हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है। मुझे लगता है कि मीनिंग मेकिंग इंसान के अंदर एक इन्नेट प्रोसेस है। ठीक है, हम सिर्फ लाइफ के बारे में नहीं बल्कि हर छोटी चीज़ के बारे में, हर एस्पेक्ट के बारे में हम मीनिंग मेकिंग करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं अपने कमरे में चलते हुए अपने फर्नीचर टकरा जाऊं तो मैं उस वक्त भी मीनिंग मेकिंग करता हूँ कि घर वालों ने पूरा फर्नीचर एक ही रूम में सारा रख दिया है, चलने की जगह नहीं है, तो ये एक मीनिंग मेकिंग है मेरे दिमाग के अंदर। कभी कभार मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा, कुछ मेरे मुंह से अल्फाज निकलेंगे, ये मीनिंग मेकिंग का एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो क्योंकि हम हर एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, उसको एक कोई मीनिंग को एक माने देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये इसलिए एक पूरा इन्नेट प्रोसेस है क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी में एक ऑर्डर आता है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज़ के बारे में अगर हम मीनिंग मेक नहीं कर सकते तो हम एक क्राइसिस में चले आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, क्राइसिस किस तरह के होते हैं कि हम सब ने सुना है कि लोग क्वार्टर लाइफ या मिड लाइफ क्राइसिस एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, मिड लाइफ ज़्यादा पॉपुलर है, क्वार्टर लाइफ हम थोड़ा रिलेटिवली कम सुनते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ये है क्या? हम मिड लाइफ क्राइसिस सुनते हैं कि किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी में 10-12 साल किसी एक करियर को इन्वेस्ट किया, एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया। ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई मिड 40s में आता है एंड दे स्टार्ट फीलिंग कि दे हैवंट अचीव्ड एनीथिंग। उनके करियर में वो कोई प्रोग्रेशन नहीं देख रहे, या वो कोई फ्यूचर नहीं देख रहे उस करियर का। ठीक है, या फिर ये इसलिए भी कभी कभार ट्रिगर हो सकता है कि किसी का एक बड़ा लॉन्ग रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का या कोई और रिलेशनशिप अचानक से ख़त्म हो जाए। ठीक है, या उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ जाए, तो वो उसके बारे में सोचते हैं कि मैंने इतनी सेक्रीफाइसेस की, इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए इस रिलेशनशिप के लिए, और मुझे क्या मिला? इतनी सारी स्ट्रगल किस चीज़ के लिए? तो ये छोटे एलिमेंट से लेकर, मतलब हम लाइफ के जो बड़े हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जो मोमेंटस डिसीजन होते हैं, हम उनके बारे में भी ये अचानक से फील कर सकते हैं। क्वार्टर लाइफ क्राइसिस आपकी हमारी एज के अगर हम लोगों का देखें, सो फॉर एग्जांपल लोग फील करते हैं कि उन्होंने 4-6 साल अपनी कोई स्टडीज़ की, फाइनेंस में, इंजीनियरिंग में, किसी भी चीज़ में, इन ऑल ऑफ अ सडन 2-3 साल काम करने के बाद दे फील कि हम वो सेटिस्फैक्शन ड्राइव नहीं कर रहे। क्या मुझे ये फील्ड में आना था, या मैं अपने पेरेंट्स के
प्रेशर की वजह से, या उस टाइम पे जब मैं 18 का था मेरे सारे फ्रेंड्स बिजनेस स्कूल्स में जा रहे थे तो मैंने भी बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लिया. यू नो, ऑल ऑफ अ सडन वी स्टार्ट फीलिंग कि ये क्यों मैं कर रहा हूँ. या फिर ये भी हो सकता है कि 27-28 के आसपास भी स्टार्ट फीलिंग सारे मेरे फ्रेंड्स की शादियाँ हो रही हैं, ठीक है, या उनकी जॉब्स में चेंज आ रहा है, प्रमोशन हो रहा है, कोई एक शिफ्ट आ रहा है लाइफ के अंदर, एंड आई एम स्टिल इन दैट सेम प्लेस. ठीक है, सो वी ट्राई टू मेक सेंस कि क्या वो शिफ्ट इम्पॉर्टेंट है, या मेरी जो करंट लाइफ है, मेरी जो करंट जॉब है, या कुछ भी मैं अभी कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर मीनिंग देखूंगा कि मे बी उसके लिए वो शिफ्ट के अंदर मीनिंग है, प्रोग्रेशन के अंदर मीनिंग है, मेरे लिए वो कंटिन्यूटी के अंदर वो मीनिंग है. तो हर चीज़ में हम ढूंढते हैं. अब हम पूरी लाइफ को एज अ होल क्यों वो मीनिंग मेकिंग के सेंस में लेते हैं. मुझे लगा था कि अगर मैं पहले सवाल के अंदर इतना डेथ को ले आऊँगा तो बड़ा डिप्रेसिंग हो जाएगा, लेकिन आपने अपने शेर का आगाज सेशन का आगाज़ उस शेर से किया था, डेथ वाले, तो मुझे अब गिल्टी फील नहीं हो रहा. सो फॉर एग्जांपल लाइफ टेम्पररी है, ये एक फैक्ट है, और मे बी हम मोमेंटरीली कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए इस बात को इग्नोर कर दें, अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाएं कि हम वो बिगर क्वेश्चंस की तरफ ना सोचें. लेकिन ये क्वार्टर लाइफ, मिड लाइफ क्राइसिस, या कोई एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लाइफ के अंदर किसी क्लोज्ड वन का, रिलेटिव का, या इवन किसी नेबर का, सराउंडिंग में किसी का भी गुजर जाना, इट्स अ स्टार्क रिमाइंडर कि यू नो हम एक टेम्परेरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. सही. और उस वक्त देन वी स्टार्ट थिंकिंग, अगर वो हिट करता है, ऑब्वियसली हर बार इट वोंट हिट द सेम वे, लेकिन अगर वो हिट करेगा देन वी स्टार्ट थिंकिंग के व्हाई, यू नो, टू मेक माई एंड्स मीट, मेरी वर्क के लिए मैं स्टडीज़ में इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लाइफ में इतने कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, व्हाई. तो वो जो सवाल है ना, वो आपको फिर लाइफ के बिगर क्वेश्चंस की तरफ ले जाता है. आपको क्या लगता है अमरीना पर? आई टोटली अग्री जो अताश तुम कह रहे हो, लेकिन आई थिंक कि इसमें कुछ और चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो ये कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम बड़े फॉर्चुनेट प्लेस पर हैं क्रिएशन के, राइट. तो जानवर भी पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं. और बहुत सारे इंसानों के साथ भी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी होती है कि वो पैदा होते हैं, यू नो, बड़े होते हैं, फैमिली बनाते हैं, एंड देन दे डाई, राइट. सो व्हाट इज़ अ डिफरेंस? अगर हम अशरफुल मखलूक़ात हैं तो ऐसा क्या डिफरेंट है जो जानवर से मुझे अलहदा करता है? वो क्या थिंकिंग है जो मुझे कुछ और की तरफ लेकर जाती है? और आई थिंक कि ये जो मीनिंग का जो सवाल है ना कि वाई आई एम हियर, लाइक वाई मी, अक्सर जब मुश्किल में होते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं मेरे साथ क्यों. लेकिन ये वो क्वेश्चन है जब हमें जो अपने आप से हमेशा पूछना है कि मैं क्यों हूँ. बिकॉज कि जब मीनिंग आ जाती है तो डायरेक्शंस बहुत चेंज हो जाते हैं. लेट मी शेयर वन रिसर्च विथ यू. एक होटल के जो रूम सर्विस का जो स्टाफ होता है उन पे एक रिसर्च की गई थी. रिसर्च कुछ इस तरह से थी कि एक रिसर्चर्स को बुलाया गया और उसको कहा गया कि बहुत सारे होटल स्टाफ जो है वो मोटिवेटेड नहीं है अपनी जॉब के साथ. So they just do the job, and it's not only they, lot of people just do the job because के उनको ज़ाहिर है अपनी ends meet करनी है, so they work. तो उसने देखना ये शुरू किया कि ये जितने भी लोग रूम सर्विस के अंदर हैं जो डेली बेसिस पे रूम की क्लीनिंग करते हैं, they all are like mostly they are overweight and they are doing so much of physical work. तो उसने कहा कि यार जितना काम फिजिकली ये कर रहे हैं इतना तो लोग जिम जाके कैलोरी बर्न करते हैं. तो why they are doing so much physical activity and still they are overweight, right? So उन लोगों को जमा किया गया, of course उस पर उसने बहुत सारी चीज़ें देखी करी और फिर एक दफ़ा उनको बुलाया और उनके हेल्थ चेकअप्स हुए और फिर उसने कहा कि हैव यू एवर रियलाइज्ड कि आप जो ये काम कर रहे हैं इस काम को करने के लिए लोग अलग से टाइम निकालते हैं, दे पे सो मच एंड देन दे गेट ऑल दिस कैलोरी बर्नड आउट, राइट. आपकी तो जॉब ही इतनी अच्छी है कि जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि बाय जस्ट डूइंग दिस फिजिकल एक्टिविटी यू कैन बर्न योर कैलोरी एंड यू कैन बी फिट. तो जिन लोगों ने इस आइडिया को बाय किया कि यार ये सिर्फ जॉब नहीं है बल्कि इस जॉब के अंदर मेरी फिजिकल वेलबींग छुपी हुई है, तो जितने लोगों ने उस आइडिया को बाय किया कि हाँ यार मैं तो इतना फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूं तो व्हाई आई एम ओवरवेट,
So now they are looking their work with another meaning attached, जो कि उनकी physical well-being के साथ थी. जिन लोगों ने उस meaning को buy किया, within a month they start reducing their body weight, and their overall well-being is improved. Their love for their job is improved now. And then this, जब लोगों ने दूसरों ने देखा, they share their experience कि अब तो मुझे मज़ा आता है अपने काम में, बिकॉज मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये मेरी फिजिकल वेलबींग के साथ भी मुझे हेल्प कर रहा है. एंड देन द एंटायर होटल स्टाफ स्टार्ट लुकिंग देयर जॉब डिफरेंटली. सो वंस यू स्टार्ट सीइंग द मीनिंग वॉट एवर यू आर डूइंग, जब समझ आने लगती है ना कि ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मोस्टली चीजें हम फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, राइट? बहुत कम लोगों में वो हौसला होता है कि वो रुके, ठहरें और सोचें कि मैं अगर सबके साथ भी कर रहा हूं, क्या मेरी अपनी कोई मीनिंग है इसके साथ? If you find that meaning, then you'll do things differently and your attachment with that work is going to be different. तो I think meaning जो है वो चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हो, वो आपकी फिजिकल बीइंग के साथ हो, वो स्पिरिचुअल बीइंग के साथ हो, सोशल एक्टिविटी के साथ हो, जब आप अपने एक्शंस को मीनिंग देने लगते हैं तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली वेल डायरेक्टेड, वेल इंगेज्ड हो जाते हैं. तो आई थिंक मीनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको कनेक्ट कर देती है. अमूमन हम जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कनेक्ट वे में कर रहे होते हैं. मैं कर रही हूँ बट मैं हूँ नहीं, आई एम नॉट प्रेजेंट. इवन इन रिलेशनशिप्स कि कभी कभार हम होते हैं, हम किसी को कह रहे होते हैं कि जी हाँ आई एम देयर, बट यू आर नॉट देयर, राइट? बट वंस यू स्टार्ट सीइंग थिंग डिफरेंटली देन योर प्रेजेंस रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट. तो जो जिंदगी के साथ जीना है ना वो बहुत बढ़ जाता है when you start giving meanings to your action. So that's why meaning is so critical and important. And this is one of the reason कि लोग हमेशा से मीनिंग को किसी ना किसी फॉर्म में तलाश करते हैं. अब मैं समझ पा रही हूँ कि मीनिंग मेकिंग क्यों इतना ज़रूरी है. और सोचने में तो ये बहुत ऑब्वियस लगता है, लेकिन इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं. और मैंने अपने इर्द गिर्द भी बहुत से लोगों को देखा है जो मीनिंग मेकिंग के ज़रिए अपनी लाइफ को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाते हैं. लेकिन आपा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि मीनिंग मेकिंग के क्या ज़राए हैं. एक इंसान अपनी ज़िंदगी में मीनिंग कैसे ड्राइव करता है और रिलीजन का इसमें क्या रोल है? अना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जिन भी सर्कमस्टेंसेस में इंटरैक्ट करते हैं, जिस भी चीज़ों के साथ उनका वास्ता पड़ता है, वो सब उसको हेल्प कर रहे होते हैं मीनिंग ड्राइव करने में. लेकिन अगर हम प्रीडोमिनेंटली देखें तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द सोसाइटीज़ जो है ना वो किसी ना किसी तरह से अपनी मीनिंग मेकिंग के लिए डिवाइन की तरफ रुजू करती रही है. ठीक है, फिर चाहे वो ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ रिलीजन था या नहीं था, लोग जब भी कोई मसला हो जाता था तो वो ये सोचते थे कि ये हमने सूरज को नाराज़ कर दिया है, या हमने चांद के साथ कुछ गलत कर दिया है, या हमने कुछ किया है इसकी वजह से कोई नाराज़ है. सो दे वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर कि कोई है. तो जो वो कोई है ना वो हमारी ज़िंदगी को थोड़ा एक बिगर फ्रेमवर्क देता है. तो जो डिवाइन है वो हमेशा से एक सोर्स रहा है जहाँ से हम मीनिंग मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और सिविलाइजेशंस वजूद में आती गई, देयर वाज सिविलाइजेशन कि जिनका स्टार्ट जो है वो वे ऑफ लाइफ से है. दे वर नॉट फॉर्म लाइक अ फॉर्मल काइंड ऑफ अ रिलीजन. तो जब भी कोई रिलीजन या कोई भी सोसाइटी या कल्चर अपनी ट्रेडिशंस को देखती है, उसमें कहानियाँ होती हैं, मिथ्स होती हैं जो कि डिवाइन के साथ एसोसिएटेड होती है. तो वो जो मिथ्स है ना, जो कहानियाँ हैं, जो नैरेटिव है उस कल्चर का, उस सोसाइटी का, उस रिलीजन का, वो बड़ा पावरफुल सोर्स होता है जहाँ से हम अपनी मीनिंग मेकिंग करते हैं. तो और चूंकि फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ के अंदर रिलीजन बहुत बड़ा एक पावरफुल सोर्स है जहाँ से हम मीनिंग मेकिंग हमारी स्टार्ट होती है. तो उसकी क्या नैरेटिव्स हैं, उसकी क्या स्टोरीज हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट हिंदुज़म, तो हिंदुज़म में एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक के बाद दूसरा जन्म लेते हैं और आपका एक जन्म प्रीवियस जन्म के एक्शन पे बेस्ड करता है. सो इफ़ यू बाय दैट आइडिया
कि हाँ मैं इस जन्म में जो कुछ करूँगा वो डिसाइड करेगा कि मेरा अगला जन्म प्रोग्रेसिव होगा या आई गो बैक, देन यू वर्क अकॉर्डिंगली। और ऐसा नहीं है कि हर, फॉर एग्जाम्पल जितने हिंदू हैं वो इस आइडिया को बाय भी करते हो, से यू हैव टू बाय दैट नैरेटिव टू मेक मीनिंग आउट ऑफ दैट। सिमिलर फैशन में अगर हम क्रिश्चियनिटी को देखते हैं तो वहाँ पर जो एक मेजर नैरेटिव है वो है ओरिजिनल सिन का, कि हर इंसान एक गुनाह के एहसास के साथ पैदा होता है और उसकी पूरी जिंदगी स्ट्रगल है कि वो उस गुनाह का कफारा अदा करे, राइट। व्हेन इट्स कम टू इस्लाम वी थिंक कि हमें, हमारा जो नैरेटिव है वो ये कि हमें हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को साथ लेके चलना है। ये दोनों जब साथ चलेंगे तब जाके हमारी जिंदगी के मायने जो हैं वो बनते चले जाएंगे। तो रिलीजन जो है वो एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उसका जो नैरेटिव है वो एक प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ से आप अपने एक्शंस के लिए, आप अपनी थिंकिंग के लिए, आप अपने बिहेवियर के लिए चीज़ें पिक करते हैं और उसी को देखकर फिर आप वैल्यू जजमेंट देते हैं कि भाई ये चीज़ करना सही होगा और ये चीज़ करना सही नहीं होगा, राइट। सो आई थिंक कि जो रिलीजन का ओवरऑल रोल है वो बड़ा पावरफुल है। और आई थिंक अताश इस पे फर्दर वो करेंगे कि जो लोग रिलीजन को नहीं एज अ सोर्स समझते हैं वो चीज़ें भी वहीं से कहीं ना कहीं ड्राइव हो रही है। अताश अगर इस पे सो अगर मैं पहले एक पॉइंट पे ऐड कर सकूं कि आपने जो मिथ वाली बात की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिथ को हम वो जैसे यूरोपियन लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होता है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन के अंदर के एज अ फिक्शन, हम उस तरीके से ना समझें। मिथ हियर मीन्स कि वो स्टोरीज, वो नैरेटिव्स जो हमें रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं। उन्होंने ओरिजिनल सिन की बात की, ठीक है, हमें प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम की पूरी वो स्टोरी मिलती है, ठीक है, कि वो पूरा जन्नत में थे, फिर वो पैराडाइज से ज़मीन पर आए, बीबी हवा की पूरी हमें स्टोरी मिलती है। तो ये पूरा हम इसको मिथ में, लेकिन यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट की डेफिनेशन से नहीं। अनफॉर्चुनेटली ग्रेको रोमन एम्पायर की जो पूरे मिथ्स थे, उनके मल्टीपल गॉड्स के, पैंथियन के, उसकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट में, इवन ईस्टर्न लैंग्वेजेस के अंदर, उर्दू, अरबिक, पर्शियन के अंदर भी हमें मिलता है कि मिथ की डेफिनेशन बहुत नेगेटिव हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट सेंस में जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो मिथ की मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है उसके अंदर। और जो उन्होंने सीक्रेट के एस्पेक्ट की बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो प्रिमिटिव, जो पहले ज़माने के हम कहते हैं जैसे ऑर्गेनाइज रिलीजन आज हैं, वर्ल्ड रिलीजन्स, जब वो नहीं भी थे, उन्होंने भी सीक्रेट से, डिवाइन से इंटरेक्ट करने के लिए अपने तरीके से, अपने नज़रिए से, जो उनका सोसाइटी में था उसके ज़रिए उन्होंने चीज़ें, जो उनके आसपास इन्वायरमेंट में था उसके ज़रिए मीनिंग मेकिंग की। और जैसे आपने बात की कि बहुत सारी चीज़ें जो आज के ज़माने में हम कहते हैं कि ये सोशल है, पॉलिटिकल है, ठीक है, वो सारी हमने कहाँ से इनहेरिट की हैं? रिलीजियस स्ट्रक्चर से। तो ये रिचुअल्स हैं, जो मीनिंग है, नैरेटिव्स हैं, मिथ्स हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एक स्ट्रक्चर देते हैं, हाउ टू गो अबाउट थिंकिंग अबाउट लाइफ, हाउ टू मेक मीनिंग, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर से ये सब पॉसिबल होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, हम नेशन स्टेट्स की जो कंट्रीज हैं इनकी बात करते हैं। रिलीजन जब हमारे पास बिल्कुल सेंटर था, आपने एक बड़ी अच्छी एक बार इन्होंने मुझसे शेयर की थी कि सैयद हुसैन नसर एक बहुत बड़े ऑथर हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि जो डिफरेंस है रिलीजियस सोसाइटी में और जिसको हम सेक्युलर कोट अनकोट सोसाइटीज़ कहते हैं उनके अंदर, कि उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को सेंटर से हटा के पेरिफेरी पे रख दिया, ठीक है। और रिलीजियस सोसाइटी को इसलिए द वर्ड सेक्युलर इतना प्रॉब्लमैटिक या अनएक्सेप्टेबल लगता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को हटा नहीं सकते सेंटर से। उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि गॉड सेंटर की बजाय पेरिफेरी पे हो और ह्यूमन सेंटर पे हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने मुझसे एक बार शेयर किया था, मुझे बहुत प्रोफाउंड लगता है ये आइडिया, ठीक है। अब क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सेक्युलर सोसाइटी में भी कैसे ये आज भी उसी तरीके से है डिस्पाइट ऑल द वो क्या कहते हैं जो ऊपर की चेंजेस, सुपरफिशियल चेंजेस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल रिलीजियस सोसाइटी में हमारे स्क्रिप्चर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हम कंट्रीज़ की एग्जांपल लें, नेशन स्टेट्स की एग्जांपल लें, तो उसमें क्या है? स्क्रिप्चर को रिप्लेस किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक सेक्रेड बुक है हमारे पास, बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से हम देखें कि प्री मॉडर्न टाइम्स में क्या होता था कि कोई अगर एक टीचर है, कोई एक वाइज है, कोई एक खतीब है, तो उसके सामने लोग बैठते थे और वो कहानियाँ सुनते थे। किन की? प्रॉफिट्स की, सेंट्स की,
ठीक है, उनकी स्ट्रगल की वो सारी कहानियाँ सुनते थे। एग्जैक्टली आज वैसा मौजूद है। सेलिब्रिटीज़, सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़, हम उनको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे, ठीक है, उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लेते हैं, वी टॉक अबाउट देम, ठीक है। वो एक स्ट्रक्चर था, प्रॉफिट सेंट्स को हटा के हमने सेलिब्रिटीज़ को लेके आए, बट इट इज स्टिल देयर, ठीक है। फिर हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल एक टाइम था कि सब एक मास प्रेयर में शरीक होते थे, दे वुड सिंग आउट अलाउड, सही ना, कि अपनी जो प्रेयर्स होती थी, उनके जो सॉन्ग्स होते थे, उनको वो जोर से गाते थे सब मिलके। उस मास सिंगिंग की वजह से एक यूफोरिया क्रिएट होता था, ठीक है। अब क्या होता है, कॉन्सर्ट्स, ठीक है। हमने रिलीजन के सारे स्ट्रक्चर्स को आज भी वैसे ही इनहेरिट किया है। तो आप देखें लोग कॉन्सर्ट्स को इतना एंजॉय क्यों करते हैं, एक बंदा गा रहा है, सब मिल के जब वही गाना बाआवाज़ बुलंद गाते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दे फील समथिंग कि मुझसे बड़ा कुछ है, और फिर वो उस सॉन्ग के अंदर अपनी मीनिंग तलाश करते हैं, ठीक है। सो ये सारे वही स्ट्रक्चर्स हैं जो आज के ज़माने में हमने किए। और एक और कि फॉर एग्जांपल आप कभी जाएंगे ना यूरोपियन सिटीज़ जो कि आज भी 500-600 साल पुराने मॉडल पे बनी हुई हैं, फॉर एग्जांपल इटली और स्पेन की बहुत सारी आपको सिटीज़ ऐसे मिलेंगी, तो उसमें आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि सिटी का जो सेंटर होता है ना, वहाँ हमेशा उस सिटी का सबसे बड़ा चर्च होगा, कैथीड्रल होगा, ठीक है, और उसी के बिल्कुल आसपास किंग का पैलेस होगा, ठीक है, और ये उस सिटी का सेंटर बनेंगे। तो आज भी आप जब घूमने जाएंगे ना उन सिटीज़ के अंदर, तो आप पहले जाके वो देखेंगे कि वो उनका मेन अट्रैक्शन है, ठीक है। आज हम देखें कि इवन रिलीजियस सोसाइटीज़ के अंदर भी सिटी का सेंटर क्या बन गया, ठीक है, शॉपिंग सेंटर्स, ठीक है, क्योंकि हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो इकोनॉमी हमारा एक, कहते हैं कि न्यू सेक्रेड है हमारे लिए, ठीक है। और उसकी वजह से जो सारे ये शॉपिंग सेंटर्स, सिनेमा हॉल्स, वो सारे सेंटर हो गए, ठीक है। और पार्लियामेंट को हमने थोड़ा सा दूर कर दिया है सिटी से, वो हर जगह होता भी नहीं है पूरे मुल्क में, किसी एक शहर में होता है, लेकिन हमने वही स्ट्रक्चर्स को इनहेरिट किया और उसी के ज़रिए अपनी आज की सोसाइटी को, ठीक है, हमने फिर मीनिंग देने की कोशिश की। और फिर हम ये कह सकते हैं बड़ा कन्वीनियंटली कि देखो रिलीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रक्चर तो रिलीजन का ही है जो हमने इनहेरिट किया है। क्योंकि देखें ये बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का। इसका मतलब ये नहीं कि प्री मॉडर्न टाइम्स के अंदर नॉन रिलीजियस लोग या ऐसे लोग जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो नहीं थे। हर ज़माने में हमें ऐसे लोग मिलते हैं, ठीक है, मतलब अर्लीस्ट टाइम से हमें ये लोग मिलते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या था कि वो डिविनिटी को एक्सेप्ट ना करके भी वो कोई ना कोई मिथ फॉर्म करते थे, कोई एक नैरेटिव फॉर्म करते थे अपनी ज़िंदगी को ऑर्डर में लाने के लिए, केओस से। अगर वो ऑर्डर नहीं है तो मैं क्राइसिस में हूँ, ठीक है, और क्राइसिस से क्या होता है, मैं फ्रस्ट्रेटेड रहूँगा, ठीक है, आई कांट मेक सेंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी और व्हाई इट्स हैपनिंग, ठीक है। आप देखें टफेस्ट डिसीजन तो हमारे जो, या टफेस्ट जो सेक्रीफाइसेस होते हैं किसी क्लोज्ड वन का गुजर जाना या कुछ भी, हम उसको भी मीनिंग देते हैं कि खुदा की तरफ से ये आजमाइश है, ठीक है, ये हम एक लाइन में कह देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसको देखें, जब एक प्रोफाउंड थियोलॉजी के तहत जब इसको हम समझते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की ज़िंदगी में मीनिंग देने के लिए, ठीक है। अभी आप देखें हम एक बहुत डिफ़िकल्ट पिछले 8-9 महीने से एक पीरियड से गुजर रहे हैं जहाँ पर हम बहुत सिक्लूजन के अंदर हैं, ठीक है। और क्योंकि वो पुरानी कुछ जो हमारी फ़िलॉसफी थी मीनिंग मेकिंग की कि कैसे ये क्यों आया ये, ठीक है, अब हम क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग हैं और हम साइंस में बहुत बिलीव करते हैं, तो हम मेक सेंस नहीं कर पा रहे कि ये इतनी मुश्किल क्यों आई हुई है हम पे, किसकी वजह से, मतलब हमने तो कुछ किया भी नहीं इसकी वजह से, यू नो। सो हम सब एक केओस के अंदर, एक क्राइसिस के अंदर हैं, ठीक है, और हम वेट कर रहे हैं कब निकले इससे पार उतरे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें रिलीजन इवन कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर भी एक बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है। सर आई थिंक आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक बात पॉइंट आउट की कि रिलीजन जो है उसी से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बहुत सारी दूसरी चीज़ें ड्राइव हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी रिलीजियस, मतलब मैं रिलीजियस हूँ लेकिन फिर भी मैं सिनेमास को भी आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे कॉन्सर्ट्स हो गए, पीपल आर गोइंग इन कॉन्सर्ट्स। सो ये सारी चीज़ें मतलब एक साथ कैसे आती हैं और इसको हम सोसाइटी में कैसे देखते हैं जब हम मीनिंग मेकिंग को डिफ़ाइन करते हैं या मीनिंग मेकिंग के बारे में सोचते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ना।
आई वुड से कि रिलीजन को जो है ना वो जब हम रिलीजन को बिल्कुल रिलीजन के तौर पे देखते हैं तो हम एक बाइफिकेशन बना रहे होते हैं कि ये रिलीजन वाला एस्पेक्ट है और ये दुनिया है. आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई अलहदा दो चीज़ें नहीं है. और कोई भी रिलीजन जो आपको प्रोग्रेशन नहीं देता है, जो वक्त के साथ साथ चीज़ें अडेप्ट नहीं करता है, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए, फ्लरिश करने के लिए, आइडियाज़ को, वो स्टेगनेंट हो जाता है, उसको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए तमाम रिलीजन आपको थिंकिंग को प्रमोट करना, इवन इस्लाम को देखें, अल्लाह ताला ने बेशुमार मर्तबा जो है वो गौर फिक्र करने की और तुम देखते नहीं हो और तुम सुनते नहीं हो, यूज़ ऑफ इंटेलेक्ट की बात की है. तो रिलीजन के अंदर यूज़ ऑफ इंटेलेक्ट, लाइक रिलीजन कोई अलग से चीज़ नहीं है. हमारे पास एक डिवाइन मैसेज है थ्रू बुक्स और प्रॉफिट की सीरा और ये, लेकिन उसके बाद उसकी जो मीनिंग मेकिंग है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, वो टाइम के हिसाब से होती चली जाती है और वही उस रिलीजन को जिंदा रखती है. तो ये समझना कि रीज़न और रिलीजन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो कि हमें मीनिंग मेकिंग में हेल्प करते हैं. और रिलीजन बहुत प्रमोट करता है रीजनिंग को, राइट? अगर हम वेरी फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ इस्लाम में चलते हैं तो हमारे पास बहुत सारी डिस्कशंस हमें नज़र आती हैं मुअतज़िलाइट्स और अशराइट्स की, कि दे वर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस एंड इट हैपेंड टू ऑल रिलीजन, राइट? So let me just bring one very beautiful story. 12th century की स्टोरी है और इब्न तुफैल ने ये स्टोरी जो है वो नरेट की है, हेब ने यकजान की. आई एम श्योर आपने सुनी होगी. सो बेसिकली आइडिया ये है कि जब आप थिंकिंग के प्रोसेस में होते हैं तो डेफिनेटली एक जो सटल रिलीजियस बिलीव्स हैं और जो अताश भी बात कर रहे थे, जो पूरा ऑर्डर है, वो आपको एक रिलीजियस सोसाइटी भी दे सकता है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ दैट सोसाइटी, राइट, और दैट कल्चर और दैट ट्रेडिशन, इवन इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बहुत हद तक वहां तक जा सकते हैं. तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बच्चा पैदा होते ही उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है और एक हिरनी जो है वो उसकी परवरिश करती है. तो जैसे जैसे उसका बच्चे का नाम है, ठीक है, तो है जब बड़ा होता है थोड़ा, तो शुरू में तो उसको लगता है कि वो उनके जैसा ही है, बट एज ही डेवलप और वो सोचना शुरू करता है कि यार सारे लोग बहुत सारे हैं, लाइक सारे जानवर बहुत, लाइक अगर हिरन है तो बहुत सारे हैं, दूसरे हैं तो बहुत सारे हैं, आई एम द ओनली वन, सो आई एम डिफरेंट, राइट? फिर वो देखता है कि मैं सिर्फ वाहिद हूं जो 2 पैर से चल रहा है, राइट? और फिर वो उस पर थिंकिंग फर्दर कि क्या डिफरेंसेस हैं. सो ही वॉज रियली रियली यूजिंग हिज इंटेलेक्ट. तो जब वो अपनी फिजिकल चीज़ों से निकलता है, उसकी समझ हासिल करता है, देन ही स्टार्ट आस्किंग बिगर क्वेश्चन कि क्या ये खुद से नहीं हो सकता, तो देर मस्ट बी समथिंग. और जब उसकी हिरन की जब डेथ हो जाती है तो वो ये देखता है कि यार बॉडी तो पड़ी हुई है, बट वाई शी इज नॉट मूविंग, मतलब ऐसा क्या है जो इसमें से निकल गया है और जिसकी वजह से शी इज नो मोर. तो उसको कॉन्सेप्ट ऑफ सोल समझ में आता है कि कुछ है जो इस बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो किसी तरह से निकल गया तो वो बॉडी कोई मायने नहीं रखती है, राइट? एंड देन इन सब चीज़ों को देखते देखते वो फिर क्रिएशन पे सोचता है और पूरी ज़िंदगी उसकी बड़ी इंटेलेक्चुअल गुजरती है. अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्तों में एक शख्स जजीरे पे आता है और वो एक फेथ बेस्ड कम्युनिटी को बिलोंग करता है. तो इनिशियली जाहिर है दे डोंट नो द लैंग्वेज, है तो के पास कोई लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेट करना शुरू होते हैं, वो सीखना शुरू, और बिकॉज के हे वॉज वेरी क्विक लर्नर, तो वो लैंग्वेज, इसको ये पता होता है कि साउंड्स हैं क्योंकि एनिमल्स निकाल रहे हैं तो ये कुछ दूसरी बात कर रहा है. सो ही स्टार्ट लर्निंग पहले इशारे इशारे से, एंड देयर वाज अ टाइम जहाँ वो बात करने लगते हैं. एंड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर लाइफ, व्हाट दे हैव कम थ्रू, उनकी क्या लाइफ की मीनिंग है, तो वो ये देखते हैं कि एक ऐसा शख्स जो पूरी जिंदगी एक रिलीजियस माशरे में गुजारता है, वो जिस तरह से जिंदगी को बिगर क्वेश्चन को देख रहा है जिसके पास कुछ नहीं था, बट ही वॉज कॉन्स्टेंटली यूजिंग हिज इंटेलेक्ट, ऑलमोस्ट सिमिलरली डिवाइन को, सोल को, मिस्ट्री को, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो आई थिंक
दिस इज़ द ब्यूटी के और जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे पास वो ये कि इफ़ यू कंबाइन रिलीजन एंड इंटेलेक्ट देन देयर इज अ मैजिक. जब भी किसी भी मजहब के अंदर लोगों ने रिलीजन को समझने में अकल का इस्तेमाल किया, उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें वो सामने लेकर आए. सारे रिलीजियस डिस्कशन इसका सबूत है, राइट. और जहाँ पर हमने ये सोचा कि नहीं रिलीजन इनफ है, वी डोंट नीड टू यूज़ आवर इंटेलेक्ट, वहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े फुल स्टॉप्स नज़र आ रहे हैं, राइट. तो आई थिंक कि दोनों चीज़ें, क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि बस मज़हब काफ़ी है, तो हम अल्लाह ताला की क्रिएशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट फैकल्टी है विच इज़ इंटेलेक्ट एंड द रीज़न, उसको टोटली डिसरिगार्ड कर रहे होते हैं. सो व्हेन यू कंबाइन बोथ, then its actual game is on, right? Now you are making meaning not for yourself but generations to come. So I think as a human being our duty is to follow whatever traditions से हमें मिल रहा है, but उस पर thinking करें कि कौन सी चीज़ें हैं जो अब शायद नहीं चल रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है. तो वो जो प्रोग्रेशन है ना, जो कंटिन्यूस हिदायत का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट. कि वो रिलीजन के अंदर वो कंटेम्प्रेरी थिंकिंग कंटिन्यू रहे. सो आई थिंक रिलीजन को हम कभी भी आइसोलेशन के अंदर ना देखें, बल्कि एक पूरा वे ऑफ लाइफ देखें. और पर्टिकुलरली अगर हम वाकई ही रिलीजन की कोई ड्यूटी करना चाहते हैं, तो फॉर मी एटलीस्ट द बिगेस्ट ड्यूटी इज़ टू यूज़ आवर इंटेलेक्ट एंड हार्ट टुगेदर. सो देन वी कैन हैव लाइक मैजिक के हम किस तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हैं. आपा वैसे है कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई कि बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन, तो वो किस तरह से अपनी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर रहा है. ऑल्दो वो शायद किसी कोई स्कूल कॉलेज में नहीं गया हुआ है, उसने कोई बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी हुई, लेकिन उसका ह्यूमन होना ही इस बात की निशानी कि वो अपनी इंटेलेक्ट इस्तेमाल करे क्योंकि वो उसके पास मौजूद है. इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग बड़े फ़िलोसफिकल होते हैं, तो वो ज़िंदगी को इन पहलू पे सोचते हैं, लेकिन बाकी लोग कहते हैं हम इतने फ़िलोसफिकल नहीं हैं तो हम ये सब नहीं सोच सकते. तो एक आम इंसान के लिए ज़िंदगी के मानी अगर उसे तलाश करने हो, तो ऐसा क्या करे वो बंदा कि वो अपनी ज़िंदगी के मानी तलाश कर सके. है ना. आई थिंक कि ज़रूरी नहीं कि हम बहुत फ़िलोसफिकल इन डेप्थ डिस्कशन में जाएं, बहुत चीज़ें पढ़ें तभी वो पॉसिबल होगा. आई थिंक है की स्टोरी से हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी वो ये कि वो एक जंगल में था, विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन, विदाउट एनी कंपनी ऑफ अदर ह्यूमंस जिसके साथ वो बात करता, डिस्कस करता. ठीक है. लेकिन उसने अपनी सराउंडिंग से बहुत कुछ सीखा. उसके आसपास जो दूसरे एनिमल्स थे उसने उनसे बहुत कुछ सीखा. ठीक है. कैसे सीखा? रिफ्लेक्शन. ठीक है. आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है इस बात पे, और कुरान पे तो हमें बेशतर आयात मिलती हैं जो हमें सिर्फ डायरेक्टली ये कहती है कि आप रिफ्लेक्ट करो कि आपके आसपास क्या है. ज़मीन आसमान के बनाए जाने में, रात दिन के आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं. ठीक है. क्या निशानियाँ हैं? कुरान की अगर हम वो आयतें देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि खुदा मतलब ये कह रहा है हमसे कि अपने से बड़ा सोचो, थिंक मोर देन वॉट यू आर. ठीक है. और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहि सलाम की हमारे पास बड़ी क्लियर कट गाइडेंस है कि आप सोचें कि आप कहाँ से आए हैं. ठीक है. और गाइडेंस किसके लिए? और देखें ये जो गाइडेंस थी ना, ये कब की थी? 1899. आज से 120 साल पुरानी है. ठीक है. आज हम कहते हैं ना कि हमारी जो जमात है, सोसाइटी है, वो वेल एजुकेटेड है. सही, सब ने फ़िलासफ़ी नहीं पढ़ी होगी, ना स्कूल में ना यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन हम सोचते हैं चीज़ों के बारे में आज 120 साल बाद. ठीक है. 1899 में क्या था? आई थिंक उस वक्त तो हमारी साउथ एशियन सोसाइटी के पास बॉम्बे, कराची की जो मेन सिटीज़ थे उनमें स्कूल्स थी. बाकी ये जो छोटे छोटे टाउन गांव थे वहाँ तो स्कूल्स वगैरह कुछ नहीं थी. बिल्कुल. ठीक है. तो ये जो गाइडेंस थी कि आप सोचें कि आप कहाँ से आए हैं, और ये कहना कि जो अक्लमंद होगा वो आदम अलैहिस्सलाम तक पहुँच जाएगा, ये एक बहुत बड़ा इशारा था हमारी जमात के लिए कि रिफ्लेक्शन में कितनी पावर है. ठीक है. और वो जो इमाम कह रहे हैं वो हमें है कि स्टोरी में बिल्कुल मतलब नज़र आता है सामने खुल के कि कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, फ़िलासफ़ी की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ बेसिक एक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारे अंदर इन्नेट है, जिससे हम वो मीनिंग मेकिंग करते हैं. ठीक है. और देखिए, आपने कहा कैसे एक आम इंसान करे, और पहले तो क्यों करें? अगर
वो नहीं करता है ना, फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है कि वो जो क्राइसिस के मौके हैं वो बहुत जल्दी आते जाएंगे। कुछ लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ तो वो एक क्राइसिस आएगा। हम इंसान चाहे इस बात को एक्सेप्ट करें कि चेंज इज़ द ओनली फैक्ट इन लाइफ, ठीक है, लेकिन जब चेंज आता है, स्पेशली थोड़ा सा बड़ा हो, तो हमें वो पसंद नहीं आता, हमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है। जैसे आजकल हमारे जो सर्कमस्टेंसेस एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब आप एक मॉडर्न इंसान से पूछें कि वो कौन है, ठीक है, जैसे अगर मुझे कोई पूछे तो बिल्कुल मैं नॉर्मल अंदाज में अगर जवाब दूंगा तो मैं कहूँगा आई एम एन स्माइली मुस्लिम, ठीक है। स्माइली मुस्लिम सेज अ लॉट अबाउट माई वर्ल्ड व्यू, ठीक है, कि मैं एक इमाम में बिलीव करता हूँ, कंटिन्यूस गाइडेंस में बिलीव करता हूँ। आई विल से आई एम पाकिस्तानी, कि मैं जहाँ पैदा हुआ उस पर्टिकुलर एरिया से मेरी एक पर्टिकुलर एसोसिएशन है, ठीक है। फिर मेरी जो मदर टंग होगी, जो मेरे घर में ज़बानें बोली जाती होंगी, उनसे मेरा एक एसोसिएशन होगा, मेरी एक एथनिसिटी होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम में से कुछ लोग कह सकते हैं कि वो सिंधी हैं, वो बलोची हैं, वो पंजाबी हैं, वो गुजराती हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी एसोसिएशंस होंगी। ये हमारी क्या है, बिल्कुल हमने इसको वर्ल्डली सेंस में एक मॉडर्न बंदे ने अपने आप को डिफाइन किया है, ठीक है। हम थोड़ा सा पहले जाते हैं प्री मॉडर्न सेंस के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या नज़र आता है कि ये सारी एसोसिएशन ख़त्म नहीं हो गई है, ठीक है, एवरीथिंग इज स्टिल देयर, ठीक है। लेकिन जब वो रिलीजियस मिथ्स, रिलीजियस नैरेटिव्स की बात की थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमें नज़र आता है कि ये सारी वर्ल्डली जो हम बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं सेक्युलर मीनिंग मेकिंग, उसके साथ एक स्पिरिचुअल एक्ट भी इन्वॉल्व है मीनिंग मेकिंग का, ठीक है, कि मैं एक इंसान हूँ। अब देखिए, जो मैंने पहले सब कुछ डिफाइन किया, अपनी नेशनैलिटी, अपनी लैंग्वेज, ठीक है, अपना रिलीजन, ठीक है, उसमें रिलीजन में आया, सही है, लेकिन मैंने अब तक ये नहीं बताया कि इंसान होना जो मेरा है, जो हम सबको यूनाइट करता है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव हमारा रिलीजन क्या है, हमारी एथनिसिटी क्या है, हमने उस पर एम्फेसिस नहीं किया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम स्ट्रिक्टली, अगर हम इंटेलेक्ट से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे ना, बिल्कुल प्योरली रीजनिंग से, तो वो हो नहीं पाएगी, बिल्कुल, ठीक है। मुझे वो मिथ्स, और हम कह सकते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो मिथ्स हैं ये नॉन रैशनल हैं, ठीक है, मैं इनको टेस्ट नहीं कर सकता, तो मुझे कैसे मालूम पड़े कि ये सच है या झूठ है, ठीक है। और लोग ये भी कहते हैं कि अगर हर रिलीजन का या सोसाइटी का अपना एक वो मिथ है, ओरिजिनल सिन से लेकर मल्टीपल री इनकारनेशन का, फिर हमारा मुसलमानों का, तो फिर कौन सा सच्चा है मैं कैसे मालूम, ठीक है। तो लोग इसको फिर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये बात अप्रिशिएट करनी है कि एक स्पिरिचुअल बीइंग है ना, ठीक है, फिजिकल बॉडी तो हमारी है, लेकिन एक स्पिरिचुअल भी है हमारे अंदर एक एस्पेक्ट। तो वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, उसको किस तरीके से हम मीनिंग मेकिंग करते हैं, तो वो मिथ्स हमें उसके अंदर बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और अब अगर आप ऐड करें अपना पॉइंट के कैसे इंटेलेक्ट, रैशनैलिटी तो हमें हेल्प करती है, लेकिन वो एस्पेक्ट्स जो हम रैशनैलिटी के डोमेन में केटर नहीं कर पाते, जहाँ हम रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। आई थिंक अताश, इसमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि अल्लाह ताला ने जहाँ पर हमें बहुत इन्फोसिस किया है ना कि यूज़ ऑफ इंटेलेक्ट पे, वहीं दिल के मामलात पे भी बहुत ज़ोर दिया है, ठीक है। तो अमूमन होता ये है कि इंसान जिस भी दौर में ज़िंदगी गुजार रहा होता है उसके अपने कुछ इन्फोसिस होते हैं। कभी कभार हम बिल्कुल रैशनैलिटी की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं कि उसमें दिल के मामलात पीछे रह जाते हैं, और कभी कभार हम इतना कुछ दिल से कर रहे होते हैं कि हम बिल्कुल अकल का इस्तेमाल जो है वो लिमिटेड हो जाता है। तो आई थिंक कि जो मॉडर्निटी के इश्यूज़ हैं, जो ज़िंदगी के आज के जो मामलात हैं, जो डेवलपमेंट के मामलात हैं, उसमें तो आपकी रैशनैलिटी आपको हेल्प करेगी। लेकिन जब जो मोहब्बत के मामलात हैं, जब कोई मर जाता है हमारा बहुत, जब खुदा ना खास्ता किसी हम आफत से गुजरते हैं, या खुद कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट कि जिसमें हमारे साथ बहुत लॉस हमारा हो गया हो, ये मामला प्योरली रैशनली हल नहीं होंगे। ये वो मामलात है जिसमें आपको अपने हार्ट एंड सोल को लगाना पड़ेगा और अपने अकल को उसको फॉलो करवाना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर्टिकुलर इवेंट के साथ मीनिंग मेकिंग कर पाएंगे। तो आई थिंक कि जो आप ये कह रहे हैं ना कि कोई कैसे करे, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मामलात उस वक्त ख़राब होते हैं जब हम किसी एक्सट्रीम पर होते हैं, राइट। और इंसानों की ये सबसे बड़ी हमेशा कमज़ोरी रही है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सट्रीम पे काम कर रहे होते हैं,
राइट? इवन अभी भी अगर हम देखें कि जब हम जेंडर इक्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हम टोटली किसी एक जेंडर को कह रहे होते हैं कि जी इनकी वजह से सब कुछ है और ये तो बेचारे सप्रेस हैं, और लेकिन शायद रियलिटी ऐसी नहीं है, राइट? तो वो जो एक्सट्रीम से जो बैलेंस, जो इस्लाम का जो मयाना रवी का मामला है ना, वो बहुत मीनिंग मेकिंग में हेल्प करता है. लेट मी शेयर वन ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. एक शख्स जो है वो मीनिंग की तलाश में निकलता है. उसको पता चलता है कि उसके गांव में जो है वो कोई बहुत बड़ा सूफी सेंट आया हुआ है जो कि हेल्प आउट करेगा, और ज़ाहिर है वो बादशाह के पास ठहरा होता है और सारा. तो लोग जा रहे होते हैं, जब वो उस तक पहुंचता है तो उसको वो कहता है कि क्यों आए हो? तो वो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के मायने तलाश करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे. तो वो सेंट कहता है कि इस वक्त तो मैं बिज़ी हूँ, और अपने पास से एक चम्मच में उसको कुछ तेल डाल के देता है. वो कहता है कि ध्यान रखना कि ये तेल गिर ना जाए, और जाओ महल का एक चक्कर लगा कर आओ. तो वो चला जाता है और महल का चक्कर लगा कर और वापस आता है. तो वो कहता है कि तेल गिरा? तो उसने कहा नहीं, तेल तो बिल्कुल नहीं गिरा, मैंने बहुत अच्छे से तेल को बचाया है. तो उसने कहा अच्छा बताओ कि जब तुम यहाँ से निकले तो गार्डन में तुमने क्या देखा, और तुमने बादशाह की वो वाली वॉल देखी और वो मेहराब देखी? तो उसने कहा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा. तो उसने कहा मैंने तो तुमको चक्कर लगाने के लिए कहा था. तो उसने कहा मेरा फोकस तो तेल बचाना था ना, तो मैंने तो कुछ नहीं देखा कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है. तो उसने कहा अच्छा अब ऐसा करो, जाओ और चीज़ें देख कर आओ. ठीक है. तो वो गया और चीज़ें वीज़ें देख कर आया, और बड़ा खुश था कि अब जो है वो सूफ़ी बुज़ुर्ग काफ़ी उनसे खुश होंगे, क्योंकि अब मैं बता सकूंगा कि महल में ये है और गार्डन में ये है. तो वो जो जाता है तो पहला सवाल सूफ़ी उससे ये कहता है कि ला वो चम्मच दो. तो जब वो चम्मच देता है अंदर कोई तेल ही नहीं होता. तो वो कहता है तेल कहाँ है? तो उसने कहा मेरा तो फोकस चीज़ें देखने में था, मैंने तो तेल पे तवज्जो ही नहीं दी है. तो ये जो हार्ट एंड माइंड का जो कनेक्शन है ना, ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप किसी भी एक तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं तो दूसरा मिस हो जाता है, और उसके बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ पे होते हैं, वाइस वर्सा, राइट? तो इसीलिए अगर आप देखें कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अपनी मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर हमने ऐसे लोग देखे हैं जो कि एक वक्त था जो बहुत इंटेलेक्चुअली चीज़ों को कर रहे थे, देन दे हैव एक्सपीरियंस समथिंग, दे डिड थिंग्स वेरी डिफरेंटली. एंड आई वुड से कि इमाम गज़ाली इज़ वन ऑफ दोस्त. अगर आप इमाम गज़ाली की लाइफ हिस्ट्री देखें, वो बड़ी फैसिनेटिंग है. उन्होंने ऐसे देयर वाज अ टाइम कि वो बिल्कुल अकल के साथ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो बाकी चीज़ों को निगेट कर रहे हैं. एंड देयर वाज अ टाइम कि जहाँ पर वो बिल्कुल ही इश्क और उनके साथ जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि. तो आई थिंक ये जो स्ट्रगल है ना, ये एक छोड़ दूसरा पकड़ ही प्रॉब्लमैटिक है. So the entire meaning making for me at least, that how you balance both. Once you start looking for the balance, then everything put in a right place, right? क्योंकि लेकिन यही स्ट्रगल एक्चुअली ह्यूमन स्ट्रगल भी है कि हम कभी भी एक साइट पे ना हो जाएं, क्योंकि वरना अदरवाइज पूरा एक डोमेन अनटैप्ड, अनटच्ड, अन एक्सपीरियंस रह जाएगा. और इसी से ये मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह से ज़िंदगी की हर चीज़ को एक्सप्लोर करना, अपनी इंटेलेक्ट को यूज़ करते हुए और अपनी हार्ट सेंस को यूज़ करते हुए, दोनों को बैलेंस करते हुए जब हम लाइफ की तरफ देखते हैं तभी शायद हम ट्रू मीनिंग मेकिंग कर सकते हैं. तो इसी के साथ हम दूसरे सवाल पे आते हैं कि आप दोनों अपनी लाइफ में मीनिंग मेकिंग कैसे करते हैं. हर इंसान अपनी लाइफ में मीनिंग मेकिंग अलग तरीके से करता है और उनकी ज़िंदगी भी इसलिए शायद बहुत मुख्तलिफ होती है. तो आप दोनों अपनी लाइफ में मीनिंग मेकिंग कैसे करते हैं? सो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है. मुझे साइंस में इंटरेस्ट है. मुझे देखने में कि हमारी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, एस्ट्रोनॉमी, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है. ठीक है. तो अगर हम देखें हमारी कंटेम्प्रेरी जो साइंटिफिक थ्योरी है वो हमें क्या बताती है कि हम जानवरों से होते हुए इवॉल्व हुए, इस फॉर्म में आए. ऑब्वियसली इस फॉर्म में आने में हमें हज़ारों लाखों साल लगे हैं, और इस फॉर्म में आने के बाद भी जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको भी बहुत एक ग्रोथ मिली है, डिफरेंट. बिल्कुल. सही है. तो खाली ये फिजिकल नहीं है, अंदर एक इमोशनल
बीइंग का भी एक पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारा साइंस का अब का नैरेटिव है कि कॉन्शियसनेस कहाँ से आई, अभी तक साइंस हमें बता नहीं सकती, किस पॉइंट पे आई हमें नहीं बता सकती, ठीक है। अगर हम सिर्फ जो बायोलॉजिकल चार्ट है उसको देखें तो ऐसा लगता है कि एक ये एक्सीडेंट था। अगर हर दुनिया के ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस हों और हर यूनिवर्सेस पे ऐसे केमिकल जमा होते, ये रिएक्शन होते, समंदर से पहले जान उठती और फिर ज़मीन पे आती और ज़मीन पे ग्रो होती अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, तो प्योरली एक्सीडेंट है। अगर ये प्योरली एक्सीडेंट है तो फॉर मी पर्सनली इट डज नॉट मेक सेंस कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करूं, ठीक है। मैं क्यों पीएचडी के लिए दिन में 8-8 घंटे पढ़ाई करूं, जॉब करूं साथ, ठीक है, अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखूं, रिलेशनशिप्स मेंटेन करूं, या यहाँ भी मैं क्यों हूँ। इन सब की मीनिंग मुझे इस बात से मिलती है कि देर इज़ मोर टू दिस एक्सीडेंट, ठीक है। ये सिर्फ वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है वो एक फिजिकल बायोलॉजिकल एक्सीडेंट के ऊपर, ठीक है। और वो मोर क्या है, जैसे हमारा तरीके का कॉन्सेप्ट भी है कि हमारे साथ एक रूह भी है, ठीक है। अब आप मुझसे पूछो कि क्या आप रूह को पिन पॉइंट कर सकते हो, मैं आपको फिजिकली नहीं कर सकता। साइंस अभी तक इस पर बहुत रिसर्च कर रही है कि सोल क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, ठीक है। और ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इसमें खाली एक फील्ड से भी नहीं, मल्टीपल फील्ड से रिसर्च हो रही है। सो न्यूरो साइंस कॉन्शियसनेस के ऊपर एक बहुत डिफरेंट तरीके से रिसर्च कर रही है एज कम्पेयर टू बायोलॉजी, ठीक है। तो सेल्स के अंदर एक अलग तरीके से रिसर्च हो रही है कि क्या कोई सेल है हमारी ब्रेन के अंदर जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस आती है, ठीक है। और ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजिकली हम जब देखते हैं कि हम नियंडरथल से जो आगे ग्रो हुए हैं उसके अंदर कॉन्शियसनेस कब आई, हम उसको एक अलग तरीके से स्टडी कर रहे हैं। तो ये पूरा अलग तरीके से स्टडी हो रही है। होपफुली हमारी लाइफ टाइम में या कभी भी जब भी इसका जवाब मिलता है या कोई एक फील्ड से हमें कोई एक पॉसिबल रिस्पॉन्स मिलता है कि क्या हो सकता है या क्या हुआ था, ठीक है, तब तक आपको एक अपनी पर्सनल मीनिंग मेकिंग तो करनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि देयर इज़ मोर टू दिस लाइफ। आफ्टर लाइफ किस तरीके की होगी, ठीक है, मैं नहीं बता सकता आपको। सो फॉर एग्जांपल हमें इंडियन फिलॉसफी के अंदर कॉन्सेप्ट मिलता है माया का, ठीक है। माया क्या है, ठीक है, एक इल्यूजन जो हमें इंडियन फिलॉसफी बताती है। और वो इल्यूजन इतना पावरफुल है कि जो इस दुनिया की एक्चुअल रियलिटी है, इस साइंटिफिक मटेरियलिज्म के अलावा, साइंटिफिक मटेरियलिज्म क्या, हर चीज़ को हमें टेबल चेयर जितनी हमारे ज़मीन आसमान पहाड़, हम इनको मटेरियल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो माया कहती है कि इन सब की मटेरियल एग्जिस्टेंस तो है बट देयर इज मोर टू इट, ठीक है। और आप जब उस मोर पे फोकस करेंगे, ठीक है, तो आपकी मीनिंग मेकिंग आएगी, सही, या आपको जो रियलिटी है उससे आप आशनास होंगे, ठीक है। तो आई थिंक पर्सनली जो हमारे पास है ना एक साउथ एशियन ट्रेडिशन के अंदर, मतलब साउथ एशियन सोसाइटी के अंदर सूफीज़ हों या इवन जो हिंदूज़ के पूरे पंथ्स होते हैं उन सब के अंदर एक मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमें प्रॉफिट से भी मिलता है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गारे हिरा जाया करते थे, क्या वो वहाँ पे एक्ट क्या करते थे, रिचुअल करते थे, हमें नहीं पता, लेकिन वो कोई गौर फिक्र में कुछ बंदगी में वो मुब्तला थे, ठीक है। ये आई थिंक मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट कि देर इज अ सोर्स टू रियलिटी, अ वे टू रियलिटी फ्रॉम विद इन, ठीक है। तो हम तो बड़ा कैजुअली कह देते हैं कि खुदा हमारी शहरक से करीब है, ठीक है, या जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। कहने में तो बहुत कैजुअली हम ये सारी रिलीजियस बातें कर देते हैं, लेकिन जो उसके पीछे के प्रोफाउंड आइडियाज होते हैं ना, कभी कभार हम उनकी डेप्थ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। सो आई फील के आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिचुअल कि आप खामोशी से बैठे हैं, ठीक है, एंड यू जस्ट थिंक, रिफ्लेक्ट, ठीक है, आप किसी एक चीज पे फोकस करें एंड होपफुली दैट शुड lead you to some responses, to some order within you, ठीक है। तो जो डुअलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट है कि देयर इज अ बॉडी एंड देयर इज अ सोल, मैं इसके थ्रू अपनी मीनिंग मेकिंग करता हूँ। और ऑब्वियसली रिचुअल्स की हर किसी को ज़रूरत होती है, हमने स्टार्ट में भी वो ट्रैवल जर्नी की और उन सब की रिचुअल्स की बात की थी, तो कुछ रिचुअल्स तो बहुत ज़रूरी हैं। आई थिंक उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि मैं मीनिंग मेकिंग कर सकूँ, ठीक है। अब वो रिचुअल्स को आज के ज़माने में हम रिलीजियस भी कह सकते हैं, जैसे योगा का कॉन्सेप्ट है पूरा। आज वेस्टर्न सोसाइटी में योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैशन के तौर पे लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है।
या जुम्बा, ये सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ है। लेकिन आप देखें योगा के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग, हर पोज के अंदर एक थियोलॉजी है इंडियन फिलोसफी की पूरी, ठीक है, कि हर पोज के थ्रू कैसे आप अपने इनर से करीब आते हैं, ठीक है, या वो मेडिटेशन, वो फोकस आपको कैसे अपने आप से करीब लाती है। तो आई थिंक मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली है। और जैसा कि अमरीन आपा ने कहा, मैंने साइंस को छोड़ा नहीं है। आई एम फुली अवेयर के साइंटिफिक फैक्ट्स आज के ज़माने की क्या है, एंड आई ट्राई माई बेस्ट। मैं पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन मैं मतलब सकता का मतलब कि मेरी अपनी इस्लाम के ऊपर और हिस्ट्री के ऊपर इतनी रीडिंग होती है कि मुझे साइंस के ऊपर रीडिंग करने नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन वेन एवर आई एम वॉकिंग या आई एम गोइंग समवेयर और मुझे पता है ड्राइविंग बहुत लंबी है, आई लिसन टू दोज लेक्चर्स, जो न्यू थ्योरीज आती है, न्यू आइडियाज़ आते हैं टू अंडरस्टैंड। और ये ऐसा नहीं है कि जो आज मैं बोल रहा हूँ मैं आपको 6 महीने बाद भी यही बोलूँगा। वहाँ से कोई इंस्पिरेशन आई, फिलॉसफी से, साइंटिफिक आइडियाज़ में कोई डेवलपमेंट हुई, उन दोनों के को मर्ज करके मैं अपने लिए शायद एक नया रिस्पॉन्स डेवलप करूँ। Because it's an evolutionary एग्जैक्टली, process. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये चलता रहेगा। और बोलते हैं कि मेरे लिए मेरा बहुत यूनिक है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि जैसा मैं करता हूँ वैसा अमरीन आपा करेंगे। हो सकता है कि इनका रिस्पॉन्स बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से हो। आप कैसे देखते हैं इसको? ओके, आई थिंक जो तुमने क्वेश्चन किया था ना कि कुछ लोग फिलोसफिकल देखते हैं और अगर कोई फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में ना देखना चाहे तो वो क्या करे, तो आई थिंक मैं और अताश जो है ना वो बिल्कुल उसका एग्जाम्पल है। सो अताश जब अपनी मीनिंग मेकिंग कर रहा है तो आई थिंक ही इज़ लुकिंग फॉर साइंस, ही इज़ लुकिंग फॉर बिगर आइडियाज़ के, इससे ज़्यादा भी है। मेरा बड़ा प्रेगमेटिक है, ठीक है। मुझे जिस चीज़ ने बड़ा फैसिनेट किया और फ्रॉम द वेरी अर्ली एज फैसिनेट किया, वो अर्ली एज में मेरे पास सिर्फ एक जवाब था जो मैं अपनी ज़िंदगी में करना चाहती थी, और वो मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज इन ग्रेड 6। मुझे सिर्फ ऐसा था कि बस मुझे ऐसी ज़िंदगी मिले कि जो वर्थ लिविंग हो, और जब भी मैं मुड़ के देखूं तो मुझे रिग्रेट ना करना पड़े। आई वॉज 11, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ व्हेन आई वाज 9 मेरे फादर की डेथ हुई और फिर लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। उस टाइम पे मुझे ये समझ में आया कि मुझे ज़िंदगी वर्थ लिविंग चाहिए एंड नो रिग्रेट्स। सो मैं इसी आइडिया को लेके चलती रही कि मैं ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करती रहूं कि मुड़ के देखने पे रिग्रेट्स ना हो, ठीक। लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, एक सूरह 3 की एक आयत जो है ना वो मेरे मेरे साथ रह गई, जो जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि हमने तुमको बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया और फिर तुमको असफल साफलीन की तरफ लौटा दिया, मगर जो लोग अच्छे काम करते रहे उनके लिए बहुत अजर व सवाब है। तो ये आइडिया मेरे साथ बड़ा रह गया कि मतलब मुझे सिर्फ इंसान की सूरत में पैदा किया है। जो मेरा इंसान बनने का प्रोसेस है ना, मेरी जिंदगी ही वो प्रोसेस है। तो इसीलिए शायद हम ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन इन प्रोसेस, ठीक है, कि मैं अपनी जिंदगी के हर दौर में इंसान बनने के अमल में हूं। तो द ओनली थिंग व्हेन आई सी मीनिंग मेकिंग इन माय लाइफ, कि क्या मैं इंसान बनने के अमल में स्टिल आई एम ऑन और नॉट। और मैं बहुत ऑफन लाइक आई वुड से कि वेरी फ्रीक्वेंटली मैं चीज़ें मुड़ के देखती हूँ कि यार कुछ है जिस पे रिग्रेट है, एंड आई से नहीं नहीं यार कुछ नहीं है, जस्ट हैड अमेजिंग लाइफ, राइट। और आई थिंक इसमें जिसने मुझे बहुत कंट्रीब्यूट किया वो कभी कभार आपको पता है ना कुछ चीज़ें आपके साथ रह जाती है, जैसे सूरह 3 की आयत मेरे साथ रह गई हमेशा। मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे साथ रह गया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है, ठीक है। तो बेसिकली आई एम हियर कि मेरी प्रेजेंस से मेरा अपना तो अच्छा हो लेकिन दूसरों का भी हो। सो आई हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस वर्ल्ड ब्यूटिफुल, so I'm part of that. I know I'm a very little contributor to it. इसीलिए कुछ पैराबल्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो जो हज़रत इब्राहिम का वाक़या है ना कि जब उनके लिए आग जलाई गई तो एक छोटी सी चिड़िया उस पर पानी डाल रही थी, तो दूसरे मजाक उड़ा रहे थे कि ये एक छोटे छोटे कतरे क्या, इससे ये आग थोड़ी बुझेगी। तो चिड़िया का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मुझे पता है नहीं बुझेगी, लेकिन जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा नाम बुझाने वालों में होगा, लगाने वालों में नहीं। तो वो जो ये वाला है ना कि मैं बहुत छोटी सी चिड़िया हूँ, लेकिन मेरे पे ये जिम्मेदारी है कि मैं कुछ करूं, नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ बट फॉर अदर्स। सो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
मे बी शायद मैं बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ना ले सकूं, लेकिन मुझे चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट? सो आई जस्ट नीड टू बी श्योर कि मेरी जो इमीडिएट फैमिली है, मेरे जो कॉलीग्स हैं या जिनके साथ मैं इंटरेक्शन करती हूँ, ऐसा नहीं है कि उनको मुझसे तकलीफ नहीं होती होगी, लेकिन कॉन्शियसली मैं ये करूँ कि यार मैं जानबूझ के इनके साथ कुछ बुरा ना करूँ। अगर मेरे से कोई फ़ायदा इनको पहुंच सकता है तो उसकी तरफ एक स्ट्रगल रहे, प्लस ये कि फैमिली में रिलेशंस में कंट्रीब्यूट करो इन वॉट एवर वे यू कैन। और एक चीज़ जो मैं अपनी मीनिंग मेकिंग में मुझे जो समझ आती है वो ये कि एक एक बड़ी बड़ी पावरफुल एड मैंने देखी थी कि एक मेड जो है वो किसी के घर में आती है और तो वो बातचीत कर रहे होते हैं, तो मेड उसको बताती है कि मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है। तो जो घर की ओनर होती है, जब वो शाम का खाना पकाती है तो उसके लिए पकाती है और पैक करके उसको देती है, तो कि ताकि घर जाके तुमको खाना ना पकाना पड़े एंड देन यू कैन फोकस ऑन योर मदर्स हेल्थ। तो उसका बच्चा उसको पूछता है कि आपने तो सब इसको दे दिया, तो हमारे लिए क्या बचा? तो उसकी माँ जवाब देती है कि जो दिया है वही बचा है। तो आई थिंक कि ये जो पॉइंट है ना, फॉर मी, just contribute in whatever, even a single penny, even a smile, even a positive thought, even a laughter, just देने वाले बनो, जो भी दे सकते हो। तो मैं अपनी मीनिंग को इन चीज़ों में ढूंढती हूँ कि क्या इंसान बनने के प्रोसेस में हूँ कि नहीं। क्योंकि आखिरी में एक बड़ी पावरफुल एंड बेस्ट सेलर किताब है द 5 बिगेस्ट रिग्रेट, जो कि एक नर्स ने लिखी थी, और ये वो नर्स थी जो 17 साल तक टर्मिनली इन लोगों के साथ काम करती थी, और फिर देन ड्यूरिंग द रिसर्च वो उनसे पूछती थी कि आपके लाइफ के रिग्रेट्स क्या हैं। तो सारे लोगों के जो रिग्रेट्स थे वो कभी भी मनी वनी और इन चीज़ों से, बड़ा घर बड़ी गाड़ी और ये सब चीज़ों से नहीं थे। सबके रिग्रेट्स ये थे कि वो कुछ करना चाहते थे और उन्होंने किया नहीं। ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वही करना है जो हम चाहते हैं कि लाइक अगर मैं मुड़ के देखूं तो मुझे लगे कि या आई एम ऑन द पाथ, राइट? तो आई थिंक कि बुद्धिस्ट एक प्रैक्टिस है कि जब रोज़ सुबह उठो और अपने आप से सवाल करो कि वैसे हम कहते हैं, शुरू में भी हमने बात की कि मरना सबको है, हम सब समझते हैं, लेकिन हम अपने बारे में कभी इस पे सोचते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वंस वी स्टार्ट थिंकिंग कि जी मैं मर जाने वाली हूँ, आई लिव वेरी डिफरेंट लाइफ। सो देयर इज अ बुद्धिस्ट प्रैक्टिस कि एवरी सिंगल मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, टैप ऑन अ शोल्डर एंड आस्क, इज टुडे द डे? अगर आज मैं मर जाऊं तो क्या आई एम लिविंग द लाइफ आई वांट टू लिव, और टुडे इज द डे टू चेंज, राइट? तो आई थिंक कि ये जो है ना, जस्ट टू आस्क कि इज टुडे इज माई डे, और क्या अगर आज मैं मर जाऊं तो आई एम ओके टू गो, और समथिंग लेफ्ट, इफ समथिंग इज लेफ्ट डू दैट। आई थिंक स्पेंड ऑन दोज थिंग। एक आखिरी चीज़ के साथ मैं अपनी टॉक को यहाँ पे एंड करूँगी। व्हेन वी टॉक अबाउट मीनिंग, आई थिंक जितना जल्दी हम इस रास्ते पे निकले ना, उतना फ्रूटफुल है। क्योंकि जब टाइम गुजरता चला जाता है और रिग्रेट्स बढ़ती चली जाती हैं, तो वो दलदल जैसा है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में आपके रिग्रेट्स बढ़ रहे हैं, यू आर नॉट थिंकिंग, और जब कभी आपको लगता है कि अब मुझे करना है, तो आप इतने धंस गए होते हैं कि फिर आपको अपने आप को निकालना जो है वो बहुत मुश्किल है। आई एम श्योर एक मेंढक की एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने सुनी होगी कि अगर आप मेंढक को एक बर्तन में डालें और उस पर आग, धीरे धीरे आग लगाना शुरू करें, मतलब गर्म करना शुरू करें, मेंढक अपने आप को उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर और आउटसाइड टेम्परेचर को बैलेंस करता जाता है। ठीक है, जब बिल्कुल वो बॉइलिंग के करीब होता है ना, जब अब उसको लगता है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो वो उस देगची में से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूरी एनर्जी उसने अपनी बॉडी को एडजस्ट करने में, उसकी टेम्परेचर को एडजस्ट करने में लगा दी होती है, और फिर वो मेंढक मर जाता है। अगर हम ये कहें कि वो बॉयल होने की वजह से मरा, कि बॉइलिंग की वजह से उसकी डेथ हुई, ऑफ कोर्स नॉट। वो बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी वहां इस्तेमाल करता रहा जहां पर उसकी नीड नहीं थी। तो जितना जल्दी हम इस प्रोसेस के अंदर इंडल्ज होंगे, उतना हमारी लाइफ फुलफिल्ड और हैप्पी होगी। और जब भी मेरा दिन होगा, ठीक है, तो एटलीस्ट फॉर मी, मेरे ख्याल में मैं अपनी लाइफ को सिर्फ दो चीज़ों में जज करूंगी, अपनी मीनिंग को, कि अगेन मेरी लाइफ वर्थ लिविंग थी, डू आई हैव एनी रिग्रेट्स? अगर पहले का जवाब हाँ है और दूसरे का जवाब ना है, आई एम डन, मेरी मीनिंग मेकिंग हो गई, एंड आई
फॉर मी आई एम गोइंग टू हैव अ वंडरफुल लाइफ इन दैट वे। तो आई थिंक कि हर बंदा अपनी कैपेसिटी से, अपने एक्सपीरियंसेस से अपने लिए मीनिंग ड्राइव करेगा, लेकिन इस प्रोसेस में इन होना और लगे रहना इज़ द की टू द सक्सेस। I think that both the responses were very much inspiring for me, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तमाम के लिए भी उतना ही इंस्पायरिंग रहा होगा। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि मीनिंग मेकिंग की हमें ज़रूरत क्यों है और किस तरह से हम अपनी लाइफ में मीनिंग मेकिंग कर सकते हैं। वो कौन से सोर्सेज हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं मीनिंग मेकिंग के लिए, या जो हमारी मीनिंग मेकिंग के प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन देते हैं। रिलीजन ऑफ कोर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन इसके अलावा गौर व फिक्र एक ऐसा अमल है जिसके बिना हम मीनिंग मेकिंग नहीं कर सकते। तो आज मैं आप तमाम को दावत देती हूँ इस रास्ते पर चलने की, जिसके आखिर में हमें अपनी ज़िंदगी की मानी मिल जाएंगे। तो क्या आप इस रास्ते में चलने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आज के इस सेशन का अख्तिताम मैं एक छोटी सी दुआ से करना चाहूँगी कि इस रास्ते पर अल्लाह ताला हम तमाम के लिए आसानियाँ दे और हमें आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे। आमीन। इसके साथ ही आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आप इस सेशन में हमारे साथ रहे, और आपा और सर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे साथ अपने नॉलेज और पर्सपेक्टिव्स शेयर किया। बहुत शुक्रिया।